बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, हम मुसलसल कर्व फिटिंग और रिग्रेशन के एरिया में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले जो हमने ये क्वेश्चन के हमने बिल्कुल सिंपल से शुरू किया था, फिटिंग स्ट्रेट लाइन, और ये एग्जांपल हमने सॉल्व की थी। ख़ास बात ये थी कि डिपेंडेंट वेरिएबल था y और वो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x पे डिपेंड कर रहा था, और इक्वेशन भी बहुत सादा नेचर की थी, स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू a प्लस बी। फिर हम ज़रा आगे बढ़ के हमने ज़रा कम्प्लेक्स इक्वेशन की तरफ गए। y इक्वल टू a प्लस बी एक्स वन प्लस सी एक्स टू। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल एक था लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो थे, x1 और x2। ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके हैं। बहरहाल ये सिंपल रिग्रेशन है और ये मल्टीपल रिग्रेशन का प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी ये इक्वेशन दोनों हम इसको स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। ये दोनों लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 2 या वेरिएबल के क्रॉस प्रोडक्ट्स हमें कहीं नजर नहीं आ रहे। अब हम जरा मजीद आगे बढ़ते हैं। फिटिंग सेकंड डिग्री इक्वेशन टू गिवन डेटा। सेकंड डिग्री इक्वेशन आप समझ रहे हैं, जैसे पैराबोला होता है या इस तरह की इक्वेशंस होती हैं। जिन्होंने थोड़े बहुत भी मैथ्स पढ़ी है उनको बात समझ आ रही होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो गिवन डेटा को इस तरह की इक्वेशन कैसे फिट करते हैं, अभी हम इसकी बात करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है आज का। An experiment was conducted on new model of particular make of automobile to determine the stopping distance at various speeds. The following data were recorded. Here x represents speeds and d represents stopping distance. सारी कहानी ये है कि गाड़ी अगर एक खास स्पीड पे जा रही है और ब्रेक लगा लिया जाए तो स्टॉप का होते होते वो कितना फासला कवर कर लेती है। तो s इसमें स्पीड है और ये किलोमीटर पर आवर में है, और d स्टॉपिंग डिस्टेंस है जो मीटर्स में है। हम ये देख रहे हैं कि गाड़ी बिलफर्ज 35 किलोमीटर पर आवर पे जा रही है, उस पर ब्रेक अप्लाई किए गए हैं, तो वो 16 मीटर फिर भी ट्रेवल कर लेती है और उसके बाद रुक जाती है। इसी तरह ये मुख्तलिफ डेटा है हमारे पास। जो क्वेश्चन है वो है फिट अ मल्टीपल रिग्रेशन कर्व ऑफ द फॉर्म d इक्वल टू a प्लस बी एस प्लस सी एस स्क्वायर। अगर आप को देख रहे हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे आप कहते हैं y इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये उस तरह की इक्वेशन है। बस सिर्फ ये है कि y की जगह मैंने d और x की जगह मैंने s लिखा हुआ है क्योंकि वेरिएबल के नाम यही है। और फिर जब एक दफ़ा ये इक्वेशन फिट हो जाएगी तो एक और बात भी हम पूछ रहे हैं कि एस्टिमेट द स्टॉपिंग डिस्टेंस व्हेन अ कार इज ट्रेवलिंग एट 70 किलोमीटर पर आवर। तो गाड़ी की स्पीड अगर 70 किलोमीटर पर आवर हो, और अगर आप और करें तो 70 किलोमीटर पर आवर इसमें कहीं नहीं है, लेकिन आप फिर भी जब एक दफ़ा ये इक्वेशन मालूम हो जाए तो आप अप्रॉक्सीमेटली मालूम कर सकेंगे उस इक्वेशन की मदद से कि 70 किलोमीटर पर आवर पे स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा। चलें जी आगे, अब सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि कई एतबार से ये उस क्वेश्चन से मिलता जुलता है जो हमने पहले किया है, ये वाला क्वेश्चन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स वन प्लस सी एक्स टू। अहम बात यह है कि इसमें भी तीन अननोन थे, a, b और c, और जो क्वेश्चन हम आज सॉल्व कर रहे हैं उसमें भी तीन अननोन है, a, b और c। बाकी d और s तो मालूम है, वो तो ये डेटा गिवन है। सो this is a multiple linear regression problem where we have to fit d equal to a plus bs plus cs square to given data. For this purpose the normal equations are, और ये my dear students ये नॉर्मल इक्वेशन है जो हमें इस इक्वेशन को फिट करने के लिए चाहिए। ये इक्वेशन कहाँ से आई है? बेसिकली ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है इस पर आप समेशन अप्लाई कर लें तो आपको ये पहली वाली इक्वेशन मिल जाती है, और अगर आप इस पूरे इक्वेशन को s से पहले मल्टीप्लाई कर लें और s से मल्टीप्लाई करने के बाद समेशन अप्लाई करें तो आपको ये वाली नॉर्मल इक्वेशन मिल जाती है।
और अगर इस पूरे इक्वेशन को s स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर ले पहले और बाद में समेशन अप्लाई कर ले तो आपको ये इक्वेशंस मिल जाती हैं। बार अगेन बताता जाऊं कि ये डेरिवेशन वगैरह ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। अगर आपको ये नॉर्मल इक्वेशन याद है तो बस काफी है। इसके बाद नेसेसरी कंप्यूटेशन आर टेबुलेटेड बिलो। ये नेसेसरी कंप्यूटेशन कहाँ से आई है? पहले तो ये देखें कि हमने ये डेटा स्पीड का और डी के वैल्यूज एज इट इज कॉपी कर दिए। जैसे स्पीड के नीचे आप 35 और 50, ये 35 50 इस तरह हैं, और भी नीचे वैल्यूज मौजूद हैं। डी के नीचे 16 26 ये मौजूद है, इसी तरह और भी वैल्यूज मौजूद है। ओबीएस का मतलब ऑब्जर्वेशन है। ये पहली ऑब्जर्वेशन, ये दूसरी ऑब्जर्वेशन, इसी तरह हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन है। बहरहाल इसके बाद आपने ये वैल्यू सारी कॉपी कर दी। ये एस की और ये डी की वैल्यूज ऊपर से कॉपी हो गई हैं। ये ऑब्जर्वेशन नंबर है और ये यहाँ पर टोटल का शो कर दिया गया है। अब की दफा मैंने ये जरा डिफरेंट किया है कि मैंने टोटल के लिए वो बार बार समेशन एक्स और समेशन एक्स स्क्वायर और ये चीजें नहीं लिखी, बस एक सिंपल इधर एस समेशन का एक सिंबल लगा लिया। समेशन के सिंबल का एस का पर मतलब ये होगा कि ये समेशन एस है, क्योंकि ऊपर एस का कॉलम चल रहा है तो ये समेशन एस है। ये वाला समेशन डी है, ये वाला समेशन एस स्क्वायर है, ये समेशन एस क्यूब है, ये समेशन एस 4 है, ये समेशन एस डी है और ये समेशन एस स्क्वायर डी है। बाकी इसकी कैलकुलेशन उसी तरह की गई है। अगर आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेटर इस्तेमाल करें और चेक करें तो आप मालूम कर सकते हैं, जिस तरह पिछले क्वेश्चन आपको बताए गए हैं उसमें जिस तरह कैलकुलेशन की गई एग्जैक्टली उस तरह कैलकुलेशन की गई है और बाद में टोटल करके ये आपके पास वैल्यूज आ गई हैं। चले जी आगे इनको इस्तेमाल करते हैं। ये वैल्यूज हम पुट करते हैं नॉर्मल इक्वेशन में। ये वो नॉर्मल इक्वेशन है जो ऊपर आपको बताए गए हैं। सहूलत के लिए दोबारा मैंने इधर लिख लिए हैं। अब इन नॉर्मल इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करते हैं। जैसे समेशन डी है तो अगर आप और करें तो डी की वैल्यू, डी का कॉलम ये वाला है, ये वाला डी का कॉलम है। तो इसके ये जो 352 है ये हमने इधर पुट कर दिया है। ये देखें 352 समेशन डी की जगह। इसी तरह एन ए, चूंकि हमारे पास 6 ऑब्जर्वेशन है तो ये 6a हो गया। एन हमारे पास 6 है। बी इंटू समेशन एस 435 है तो 435 और बी। बाकी b इंटू 435 लिखें या 435 इंटू बी, लेकिन अलजबरा में हम इसके आदी हैं कि 435 पहले लिखते हैं और b बाद में लिखते हैं। बहरहाल इस तरीके से अजीज तलबा ऊपर से ये वैल्यूज पुट करके हमने ये नॉर्मल इक्वेशन हासिल कर ली है। ये हमारे पास 3 नॉर्मल इक्वेशन आ गई हैं। अब आपने इन इक्वेशन को सॉल्व करके ए, बी और सी की वैल्यू मालूम कर दी है। बेशक आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लें। ये 3 लीनियर इक्वेशंस हैं और इसमें 3 अननोन हैं। आप इसको बिलफर्ज क्रैमर रूल से सॉल्व कर सकते हैं। आप अलजेब्रिक एलिमिनेशन, गाज एलिमिनेशन, मैट्रिक्स अप्रोच, मैट्रिक्स इन्वर्जन अप्रोच, अब पता नहीं कई मेथड हैं, आप किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगेन वही कि मुझे आदत है क्रैमर रूल इस्तेमाल करने की, ये मुझे आसान लगता है तो मैं उसी को इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये अब आप लोग आदी हो गए होंगे। सबसे पहले हम डेल जीरो मालूम करते हैं, एक डिटर्मिनेंट जिसमें ये ए, बी और सी, इन तीनों इक्वेशन में जो ए, बी और सी के कोएफिशिएंट है वो इधर आ जाते हैं। अब जैसे ये ए के कोएफिशिएंट है, ये बी के कोएफिशिएंट है, ये सी के कोएफिशिएंट है। और इस डिटर्मिनेंट को जब ये 3/3 डिटर्मिनेंट है, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारी ये वैल्यू आ जाती है। कैसे आ जाती है ये मैं पिछले प्रेजेंटेशन में काफी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ कि ये कैसे आ जाती है बाहर। इसी तरह डेल ए की वैल्यू में कहाँ से आती है बेसिकली, बाकी तो ये सारा डिटरमिनेंट नीचे कॉपी हो जाता है। सिर्फ चूंकि हम डेल ए अब की दफा मालूम कर रहे हैं तो जो ए के कोएफिशिएंट है उनकी जगह हम ये कांस्टेंट रिप्लेस कर लेते हैं। 6 की जगह 352 हमने रिप्लेस कर लिया। 435 की जगह हमने 30935 रिप्लेस कर लिया। और इसी तरह इस नंबर की जगह 2888725 हमने यहाँ रिप्लेस कर लिया। बाकी ये कॉलम उसी तरह कॉपी हो गया, ये कॉलम उसी तरह कॉपी होगा। सॉल्व करने का मेथड यही है।
इस प्रॉब्लम में इसके सिवा कुछ नहीं है कि कैलकुलेशन ज़रा लंबी हो जाती है, ज़रा थोड़ा सा वैल्यूज़ बड़ी आती हैं। लेकिन अजीज तलबा, अगर आप अपने कैलकुलेटर और ख़ास तौर पे कैलकुलेटर की मेमोरीज को अच्छा इस्तेमाल करना जानते हैं, तो ये स्टेप जो है बिल्कुल सेकंड्स की बात है, ये कोई इतना लंबा चौड़ा प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, इसी तरीके से हमने डेल बी इस्तेमाल कर दिया। आप देख रहे हैं कि अब की दफ़ा ये वैल्यू और ये कॉलम एज इट इज कॉपी हो गए नीचे, वो जो बी वाले कोफिशिएंट है उसकी जगह वो कांस्टेंट आके लग गए हैं, और इसी तरह डेल सी में वो कांस्टेंट यहाँ आकर लग गए हैं और ये सॉल्व कर लिए हमने। नेक्स्ट हम क्रैमर रूल का जो फार्मूला है उसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, और ये वो आंसर है जो ऊपर आपके पास आ गए हैं। वो आंसर ए जो है डेल ए बाई डेल जीरो है, डेल ए की वैल्यू डेल जीरो की वैल्यू ऊपर से यहाँ कॉपी हो गई है। बी डेल बी बाई डेल जीरो है, उसी पर से डेल बी और डेल जीरो की वैल्यू कॉपी हो गई है। सी जो है डेल सी बाई डेल जीरो है, ऊपर से वैल्यूज कॉपी हो गई हैं, यही वैल्यूज हैं नीचे कॉपी हो गई हैं। और बस फिर इस नंबर को इस पर डिवाइड किया गया, ए की वैल्यू आ गई, इसको इस पर डिवाइड किया गया, बी की वैल्यू, और इस तरह सी की वैल्यू आ गई। और फाइनली अब वो जो इक्वेशन है हमारे पास, वो जो इक्वेशन है कौन सी, ये जो इक्वेशन है वो d इक्वल टू ए प्लस बी एस प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि अब ए बी और सी की वैल्यू मालूम हो गई है, तो ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू जो मुनासिब जगहों पर पुट करते हैं, तो हमारे पास d इक्वल टू 13.359 माइनस इसलिए कि इसकी वैल्यू माइनस है, माइनस 0.339 एस प्लस 0.012 एस स्क्वायर, ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई है। ये इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन अब गिवन डेटा को फिट हो गया है। नाउ ये पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया। नाउ लेट अस यूज दिस इक्वेशन टू प्रेडिक्ट द स्टॉपिंग डिस्टेंस व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। तो अगर स्पीड एस की जगह हम इस एस की जगह हर जगह पर 70 लगा लें, तो हम देखें स्टॉपिंग डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। देखें ये इक्वेशन मालूम हो गई, इसमें एस की जगह हर जगह 70 पुट कर लें, वो 70 जो क्वेश्चन में गिवन है, और सॉल्व करें तो ये आपके पास 48.429 मीटर्स अप्रॉक्सीमेटली आ गया। मतलब ये कि अगर गाड़ी 70 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रही है और ब्रेक आप अप्लाई करेंगे तो तकरीबन 48 मीटर डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली कवर करके गाड़ी खड़ी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में अजीज तलबा आपको समझ आ गई होगी कि हम डेटा को सेकंड डिग्री इक्वेशन या सेकंड डिग्री इक्वेशन को गिवन डेटा को कैसे फिट करते हैं, इक्वेशन में वो पूरा प्रोसेस क्या है, और बाद में हम उसको एस्टिमेशन के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एस्टिमेशन के इस प्रोसेस को इंटरपोलेशन भी कहते हैं। इंटरपोलेशन इस तरह कि ये 70 जो है इनपुट वेरिएबल के दरमियान में कोई वैल्यू है, ये आप और करें, मिनिमम वैल्यू है 35, मैक्सिमम है 110। 70 इन दो वैल्यूज के दरमियान आ रहा है। जब इन दोनों के दरमियान आ रहा है तो इस तरह की वैल्यू को, ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व किया है 70 पुट करके सॉल्व किया, इसको हम इंटरपोलेशन कहेंगे। अगर ये 70 ना होता, 120 होता, 130 होता, मतलब इस रेंज से बाहर होता, 25 होता, और फिर हम इस्तेमाल करते, तो चूंकि वो इस रेंज से बाहर होता तो फिर हम इंटरपोलेशन ना करते, कहते एक्स्ट्रापोलेशन कहते। तो बहरहाल ये इक्वेशन इंटरपोलेशन के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, एक्स्ट्रापोलेशन के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। अलबत्ता ये थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए कि आपको कुछ इत्मीनान है पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे कि क्या ये इक्वेशन इसी तरह चल रही है या आगे जाके ये इक्वेशन बदल जाती है। अगर आपको इत्मीनान है कि आगे जाके भी ये इक्वेशन चलेगी तो आप बेफिक्र होकर इंटरपोलेशन या एक्स्ट्रापोलेशन कर सकते हैं। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा कि सेकंड डिग्री इक्वेशन डेटा को कैसे फिट करते हैं। ये हमारे पास रिग्रेशन के हवाले से मतलब ये किस्म का यूँ समझ लें ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है।
इसके बाद एक और क्वेश्चन हम करेंगे रिग्रेशन पे, जिसमें हम एक्सपोनेंशियल कर्व को गिवन डेटा को फिट करना बताएंगे। एक्सपोनेंशियल कर्व की अपनी अहमियत है, लेकिन इंशाल्लाह ये डिस्कशन आगे आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।